इंडिया एक न्यू ग्लोबल साउथ की वॉइस भी बन चुका है। इनफैक्ट ही वाज आल्सो ऑनर्ड। ग्लोबल साउथ की समिट है और पर्पस क्या है? पर्पस है इकोनॉमी को बूस्ट करना, पर्पस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और तीसरा यहां पर देखा गया है पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स। अब इस कंट्री के ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स सही नहीं है। ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रहे हैं उसके लिए इंडिया ने कुछ नहीं किया। जो डिजिटल सर्विलेंस की बात है वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गांधी जी के रिस्पेक्ट में एक कोटेशन भी लिख सकते हो, और वो कोटेशन विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS। अगेन मैं आपके सामने केस स्टडीज के रिस्पेक्ट में एक नया एपिसोड लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स देखिए, हम दो केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का थीम, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में एथिकल इश्यूज आपका यूनिट नंबर 6 में ऑलरेडी एक टॉपिक भी है, और इस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में एथिकल इश्यूज के रिस्पेक्ट में एक केस स्टडी जरूर आ सकती है। तो दोनों केस स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशंस एथिकल इश्यूज के रिस्पेक्ट में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली केस स्टडी देखिए। रिसेंटली जो न्यूज है वो क्या है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस में। अभी इसमें आपको पता है कि इंडिया एक न्यू ग्लोबल साउथ की वॉइस भी बन चुका है। इनफैक्ट ही वाज आल्सो ऑनर्ड इन 3 नेशंस। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें उन्होंने विजिट किया। अब देखिए, इसी चीज को लेकर के मैंने एक केस स्टडी आपके लिए बनाई है। केस स्टडी कुछ इस तरीके से है कि अर्जुन मेहता नाम के एक सीनियर डिप्लोमेट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक लीडिंग इंडियन डेलीगेशन जा रहा है, उसमें ये सीनियर डिप्लोमेट है। ग्लोबल साउथ की समिट है और पर्पस क्या है? पर्पस है इकोनॉमी को बूस्ट करना, पर्पस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और तीसरा कल्चरल रिलेशंस भी एस्टैब्लिश करना। डन, ये अच्छी बात है अमंग डेवलपिंग नेशंस। डन। यहां से केस स्टडी शुरू होती है एक तरीके से कि इंडियाज रीसेंट ट्रेड एंड ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट्स विद कंट्रीज। अब हमने क्या किया है? कुछ हाइपोथेटिकल कंट्रीज ले ली। मतलब हमने ऐसा नहीं किया कि हमने टारगेट किया हो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम ले। यूपीएससी भी कर सकता है कि कोई हाइपोथेटिकल एक दो नाम कंट्रीज के ले लिए और बोला कि इन कंट्रीज के साथ हमारा ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट जो है, और ट्रेड के रीसेंट ट्रेड के रिस्पेक्ट में अपनी इमेज को भी एनहेंस करने के लिए क्या किया है? वॉइस ऑफ साउथ इंडिया बन गया है। अब अट्रैक्ट कर रहा है एक तरीके का क्रिटिसिज्म फॉर एलिजिडली रेप्लिकेटिंग एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल्स। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो भी हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जो डेलीगेशन गई है, नो डाउट इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन इंडिया की इस पॉलिसी को ये बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेटिव नेचर में है। अब ये एक क्रिटिसिज्म है, ये एक एलिगेशन है। ऐसा है नहीं, लेकिन एलिगेशन लगाई जा रही है इंडिया पर। अर्जुन मेहता जो पर्टिकुलर सीनियर डिप्लोमेट है, मस्ट फाइनलाइज अ स्ट्रेटेजिक पैक्ट विद द कंट्री, और कंट्री का नाम हमने क्या दिया है? बेलमार दे दिया एक तरीके से। अ रिसोर्स रिच, रिसोर्स, कंट्री में रिसोर्सेज बहुत है, ये जो कंट्री का नाम लिया हमने, बट अ पॉलिटिकली फ्रेजाइल नेशन। कंट्री कैसी है? पॉलिटिकली इतनी स्टेबल नहीं है। द डील ग्रांट्स इंडियन एक्सेस, इंडिया को एक्सेस मिल जाती है क्रिटिकल मिनरल्स की। बड़ी बढ़िया बात है, हमने डील करी, हमें मिनरल्स वगैरह की एक्सेस मिल जाती है। इन रिटर्न इंडिया क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कंट्री में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में ट्रेनिंग देगा। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। लेकिन हाउएवर कंसर्न्स अराइज बिकॉज, प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम इस कंट्री की है। ये बेलमार नाम की जो कंट्री, हाइपोथेटिकल कंट्री हमने ली है, यहां पर देखा गया है पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स। अब इस कंट्री के ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स सही नहीं है, कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग सप्रेशन ऑफ द ट्राइबल प्रोटेस्ट। तो क्या इंडिया को एक ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए जहां ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है? डन। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द एग्रीमेंट इंक्लूड्स अ क्लॉज गिविंग इंडियन कॉर्पोरेशंस कंट्रोल ओवर डिजिटल गवर्नेंस। अब आप एक बात सोचो, अगर डिजिटल गवर्नेंस पर कंट्रोल मिल जाता है इंडिया को, तो क्या यहां पर सर्विलेंस का एस्पेक्ट और उसका मिसयूज क्या इंडिया नहीं कर सकता? तो ये एलिगेशन इसी बात की है कि इंडिया का जो ये पर्टिकुलर जो पैक्ट होने वाला है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल है, ये अफ्रीकन नेशंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसी एलिगेशन है, ऐसा क्रिटिसिज्म है। सम डिप्लोमेट्स फील दैट इंडिया इज एक्टिंग लाइक अ वेस्टर्न पावर, जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ कर चुका है,
या कोशिश करता है। ऐसा ही अब इंडिया क्या कर रहा है, अफ्रीकन नेशंस, ग्लोबल साउथ के नेशंस के साथ कर रहा है, वाइल प्रमोटिंग सॉलिडारिटी। डन। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को देखें तो डेफिनेटली देयर आर एथिकल इश्यूज, और ये चीजें यहां मेंशन भी कर दी है केस स्टडी में। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दी एथिकल डायलेमास फेस्ड बाय अर्जुन मेहता इन दिस सिचुएशन। अर्जुन मेहता कौन है भाई, उनको फाइनलाइज करना है स्ट्रेटेजिक पैक्ट, तो क्या वो कोई डायलेमा फेस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ऑप्शंस अवेलेबल क्या है, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को बताने के बाद आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और आप ऐसा क्यों करेंगे, यह आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा। डेफिनेटली सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो मैं एडवाइस करूंगा ऑप्शंस अवेलेबल के साथ साथ आप मेरिट और डीमेरिट भी इसमें जरूर दे दीजिए, एक एक लाइन में ही सही पर देने जरूर चाहिए। चलो, केस स्टडी आपको समझ में आ गई, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए लिख दिया है। इंट्रोडक्शन में यही बात आपको लिखनी है कि केस स्टडी किस बारे में है। केस स्टडी भाई अर्जुन मेहता नाम के सीनियर डिप्लोमेट के रिस्पेक्ट में है। वो जो है आप, मैंने लिख भी दिया है, एथिकल चैलेंज जो फेस कर रहे हैं अर्जुन मेहता, कि भाई वो एक इंडियन डिप्लोमेट है और उनको फाइनलाइज करना है एक हाई स्टेक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसमें जो डील प्रॉमिस करती है वो इकोनॉमिक, डेफिनेटली इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता है। लेकिन कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स हैं ह्यूमन राइट्स की, कंसर्न्स हैं इक्विटी की, कंसर्न्स हैं रिस्क ऑफ रेप्लिकेटिंग एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल्स, जैसे कि पास्ट में वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया है। द केस हाईलाइट्स द मॉरल डायलेमा। कैसा मॉरल डायलेमा अर्जुन मेहता फेस कर रहे हैं, बैलेंसिंग द नेशनल इंटरेस्ट, वर्ड आप आराम से यूज करिए, एक तरफ है अपने नेशन का इंटरेस्ट और दूसरी तरफ है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि केस स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिकल इश्यूज को हाईलाइट करती है। दिस इज हाउ यू कैन राइट योर पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, एथिकल डायलेमा। क्या एथिकल डायलेमा है जो इस केस में हम फेस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला एथिकल डायलेमा अगर हम देखें, सबसे पहला एथिकल डायलेमा अर्जुन मेहता के रिस्पेक्ट में है। सबसे पहली चीज जो वो फेस कर रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल इंटरेस्ट की सोचूं या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रहे हैं, जो ट्राइबल्स के बारे में बात करी गई है, उसकी सोचूं। ये पहला एथिकल डायलेमा। दूसरा एथिकल डायलेमा, भाई एक तरफ नेशन की इमेज है हमारे, क्योंकि इंडिया इज लैंड ऑफ गांधी जी, और अगर गांधी जी की लैंड है तो वो ट्रुथ पर चलने वाली है, राइट। तो एक तरफ नेशनल इमेज है, नेशंस इमेज है, दूसरी तरफ हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरल कंसिस्टेंसी है। अब ये चीज भी आमने सामने आ जाती है। फिर तीसरा इसमें एथिकल डायलेमा आता है कि क्या हम सीक्रेसी के साथ चलें या फिर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें। मतलब हमारा पैक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि जो नेशनल सर्विलेंस वाला जो इशू है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आपको राइट्स मिल गए हैं, तो आप डिजिटली जो सर्विलेंस, मास सर्विलेंस कर सकते हैं, वो आप ना करें। कम से कम वहां एथिकल डिप्लोमेसी रखें, एथिकल ट्रांसपेरेंसी रखें। डन, ये हो गया तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि भाई एक तरफ डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो अर्जुन जी फेस कर रहे हैं, वो है डिप्लोमेटिक प्रेशर, और एक तरफ उनकी पर्सनल मोरालिटी भी हो सकती है, एक तरफ उनकी पर्सनल मोरालिटी भी हो सकती है, और उसके रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हो भाई मॉरल लीडरशिप, मॉरल लीडरशिप का वो एग्जाम्पल बने। इस तरीके के आपके स्पेसिफिक एथिकल डायलेमास आप एग्जाम के लिए लिख सकते हैं। बाकी आप एक तरफ ये भी लिख सकते हैं कि साउथ ग्लोबल साउथ के लिए आपके मन में सॉलिडेरिटी होनी चाहिए वर्सेस एक्सप्लॉइटेटिव जो प्रैक्टिस है उसके रिस्पेक्ट में हमें सोचना चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल एंड विच ऑप्शन विल मिस्टर अर्जुन मेहता शुड चूज एंड व्हाई। तो ऑप्शंस अवेलेबल में अगर हम देखें तो अर्जुन जी के पास स्पेसिफिक ऑप्शंस जो हैं उसमें आप देखिए, ऑप्शंस अवेलेबल लिखिए पहले,
और पहला पॉइंट दीजिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 ये है कि वो प्रोसीड कर जाए विद द डील, प्रोसीड विद द डील। एक तरफ अगर वो डील की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं तो इसमें मेरिट डीमेरिट क्या रहेंगे भाई? नेशनल इंटरेस्ट यहां पर फुलफिल्ड रहेगा, इकोनॉमिक बूस्ट रहेगा, लेकिन वहीं डीमेरिट आप लिख सकते हैं कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रहे हैं उसके लिए इंडिया ने कुछ नहीं किया। जो डिजिटल सर्विलेंस की बात है वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो डीमेरिट आपने लिख दिए, मेरिट लिख दिए। ऑप्शन नंबर 2 तो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बीच में लाइन खींच के यहां मेरिट और डीमेरिट्स जरूर लिखें, जो भी 2 पॉइंट 1 पॉइंट आपको लगता है। डन। ऑप्शन नंबर 2 आप कह सकते हैं कि भाई रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो भी इश्यूज हैं उसका रिवीजन हो, जो पॉइंट्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, उनको रिवाइज किया जाए। इसके भी आप मेरिट डीमेरिट लिख सकते हैं। ऑप्शन 3 हो सकता है कि आप सीधे बोलें भाई पॉज द डील, पॉज द डील till human rights violations are reconsidered। मतलब हम कंट्री को कह रहे हैं कि भाई अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रहे हैं उनको रिकंसिडर करे, तब तक हम डील आपके साथ साइन नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन है। इसमें जो इशू है, डीमेरिट है, वो ये है कि इंडिया एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकता है। तो ये डीमेरिट जरूर लिखिए कि हो सकता है कंट्री की इंटरनल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आ जाए कंट्री, और ऐसे में इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल रही थी वो इंडिया लूज कर जाए। फोर्थ ऑप्शन आप लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर 4। मैं अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि अब आपको क्लियरली दिखे। ऑप्शन 4 हो सकता है कि आप कंसल्ट करें, कंसल्ट दी सिविल सोसाइटी मेंबर्स ऑफ द कंट्री एंड इवन ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ द कंट्री, और फिर आप अपना डिसीजन फाइनलाइज करें। लेकिन देखो, इसमें जो मेरिट है वो ये है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका डीमेरिट समझो। इसका डीमेरिट क्या है? इस इशू का डीमेरिट सबसे बड़ा यही है कि इसमें हो सकता है अगेन इंडिया उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लूज करे। जब आप अपोजिशन पार्टीज के साथ बातें कर रहे हो या सिविल सोसाइटी के साथ बात कर रहे हो तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आएंगे, इसमें डिलेज आ सकते हैं और पॉलिटिकल डिलेज आ सकते हैं। इनफैक्ट जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है नेशनल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, हो सकता है अर्जुन मेहता वो भी फेस करें। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस बताइए। ऑप्शंस में जो मेरिट डीमेरिट है 2-2 पॉइंट लिखिए। अब आता है ऑप्शंस जो आपने लिख लिए, लेकिन विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू चूज। सो ऑप्शन जो आपने चूज किया है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है चॉइस जो आपकी होनी चाहिए वो ऑप्शन 2 की होनी चाहिए। आप चाहे तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 को कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंट होना चाहिए। इस ऑप्शन को बताते हुए आपको डेफिनेटली जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर देना होगा। जस्टिफिकेशन में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट मैं बना सकता हूं कि ये एथिकल रियलिज्म की बात करता है ओवर आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी। मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो? एथिकल रियलिज्म पर जा रहे हो, ठीक है। एक तो ये एस्पेक्ट। दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि जब आप ऐसा करोगे तो आप ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करोगे, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी सिस्टम में, एथिकल डिप्लोमेसी होगी। यू कैन यूज द वर्ड एथिकल डिप्लोमेसी ऑल्सो। इसमें आप डेफिनेटली जब रिवीजन कर रहे हो अपने एग्रीमेंट्स को, तो आप डिस्क्लोजर ऑफ दी जो पर्टिकुलर पैक्ट है, जो भी आप एस्पेक्ट्स हैं डील्स के, उसको अभी आप डिस्क्लोज कर रहे हो। तो जब आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपके ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर, सर्विलेंस वाला जो एस्पेक्ट है, वो टैकल किया जा सकता है। इनफैक्ट यहां पर आप ये भी कह रहे हो कि रिकंसिडरिंग द ह्यूमन राइट इश्यूज। देखो, दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आप नहीं जा सकते, पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय अस बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ महात्मा गांधी जी। तो इसमें स्टूडेंट्स आप एक
गांधी जी के रिस्पेक्ट में कोटेशन भी लिख सकते हो, और वो कोटेशन विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी क्या है कि अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय इट्स, बेसिकली जो हेल्प करने की बात है वीक नेशंस को, बाय इट्स हेल्पिंग नेचर और हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स वीकर नेशंस। इस तरीके से इंडिया नॉन एक्सप्लॉइटेटिव एंड इक्विटी बेस्ड अप्रोच रख सकता है, इक्विटी बेस्ड अप्रोच रख सकता है, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर अपनी रेपुटेशन भी एनहेंस कर सकता है, एंड साउथ साउथ या साउथ सॉलिडेरिटी भी शोकेस कर सकता है। इनफैक्ट आप चाहो तो इसमें फिलोसॉफिकल बेसिस भी दे सकते हो। फिलोसॉफिकल बेसिस अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो फिलोसॉफिकल बेसिस में यही निकल के आता है कि भाई जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑफ इमैनुअल कांत that people should be treated as means not ends, people should be treated as means and not ends, right? साथ ही साथ दूसरा आप इसमें क्या दे सकते हो, इसमें गांधी जी का भी पॉइंट यहां पर आ सकता है। गांधी जी के रिस्पेक्ट में आप डियोंटोलॉजिकल अप्रोच की बात कर सकते हो, that means should be as pure as ends, और अगर एंड्स यहां पर नेशनल इंटरेस्ट है तो हमारा मीन्स एथिकल डिप्लोमेसी होना चाहिए। साथ ही साथ आप जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस भी यहां पर कोट कर सकते हो। एंड देन यू कैन कंक्लूड विद द एथिकल वैल्यूज की इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि इंडिया जो है मानती है वासुदेवाय कुटुंबकम, तो ये आप इंडियन फिलॉसफी से फ्रेज यूज करके आप लिख सकते हो कि इंडिया हमेशा चाहेगी कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारी जो डिप्लोमेसी है वो एथिकल रहे, मॉरल वैल्यूज के साथ रहे। नेक्स्ट केस स्टडी स्टूडेंट्स, देखिए ये बहुत ही एक हीटिंग जो डिबेटेबल और मोस्ट हीटेड टॉपिक अभी आजकल चल रहा है वो है टैरिफ वॉर्स और टैरिफ डिसएग्रीमेंट्स जो कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या बोल दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि इंडिया के ऊपर 25% वो टैरिफ लगाएंगे। ये इनफैक्ट कल की ही न्यूज है और ये बहुत लंबे समय से ये डिस्कशन चल रहा था इंडिया और यूएस के बीच में। इनफैक्ट यूएस ने तो मल्टीपल कंट्रीज पर इस तरीके का टैरिफ लगा दिया है। तो मैंने उसी के रिस्पेक्ट में एक पूरी की पूरी केस स्टडी बनाई है। अगेन ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ही कंटेक्स्ट में है कि इंडिया एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर द बोथ आर द मेजर डेमोक्रेसीज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। They have faced repeated trade tensions over tariffs in the recent years, right? तो पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन दे रखा है यहां पर। US has criticized India's tariff structure on electronic goods, medical devices and dairy, while India has expressed concern over the US protectionism and abrupt policy shifts। अब ये प्रॉब्लम एक इंडिया का स्टेटमेंट और एक यूएस का। Recently, India imposed retaliatory tariffs after the US raised import duties on Indian steel and aluminum। And ये सारी की सारी सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, ये टोटली हाइपोथेटिकल एक केस स्टडी है। अब UR रवि देशमुख, अब आपको बना दिया गया है एक सीनियर ट्रेड नेगोशिएटर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाई लेवल बायलेटरल टॉक्स चल रही हैं विद द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। व्हाइल योर टीम इज अंडर प्रेशर, डेफिनेटली यू आर इन अंडर प्रेशर
एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया इस तरीके का जो टैरिफ्स हैं वो क्यों इंडिया जो है जो पर्टिकुलर जो यूएस की डिमांड्स है उस पर क्यों एग्री नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया को डर है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का। अगर बाहर का प्रोडक्ट मार्केट में आता है और उस पर इंडिया जो अपने जो पर्टिकुलर टैक्स है उसको कम नहीं करता है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि टैक्स को कम कर दिया, तो क्या होगा? टैक्स को कम कर दिया तो उस केस में क्या होगा? वो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आएंगे यूएस के वो सस्ते हो जाएंगे और उसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट का जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिकेंगे, राइट? और इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या होगा? नुकसान होगा। तो आई होप आप टैरिफ्स समझते हैं क्या होता है। द यूएस डिमांड्स टैरिफ कट्स एज अ कंडीशन फॉर ब्रॉडर कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। अब यही एस्पेक्ट है जिस पर ये पूरी केस स्टडी रुकी हुई है कि सम इंडियन कंपनीज स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द क्लोजर यूएस टाइज व्हाइल अदर फियर बीइंग अंडरकट बाय द अमेरिकन इंपोर्ट्स। मीनवाइल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स and farmers unions, they warned that lowering the tariffs may harm the local livelihoods and food security for them. So on the other hand, refusing to the budge could worsen this particular diplomatic relations। मतलब अब आप नहीं मानोगे, यूएस बड़ी कंट्री है, कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया के, तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज है उसको इंपैक्ट करता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हार्म होते हैं, ये वाले एस्पेक्ट भी हैं। इस पर दो क्वेश्चन, व्हाट आर द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिस्टर रवि, मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक नेगोशिएटर की तरह। दूसरा है कि भाई ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं और कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। अल्टीमेटली रिकमेंड करिए कि क्या आप ऑप्शन अपना चूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल बनेगा कि ये स्टडी एक्सप्लोर करती है, केस स्टडी एक्सप्लोर करती है एथिकल चैलेंज जो रवि मेहता फेस कर रहे हैं और इंडियन ट्रेड नेगोशिएटर है वो एक, ठीक है, ड्यूरिंग टैरिफ टॉक्स विद द यूएस। वाइल द ये मेहता नहीं होगा, ये देशमुख होगा नाम मेहता ही चला गया ना, ये रवि देशमुख है, राइट? रवि देशमुख, राइट। सो इंडियन ट्रेड नेगोशिएटर ड्यूरिंग टैरिफ टॉक्स विद द यूएस वाइल द नेगोशिएशंस ऑफर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एक तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे लेकिन रिस्क है हार्मिंग द लोकल इंडस्ट्रीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोनॉमिक सोवेनिटी। और इंडिया इज अ सोवेन कंट्री भी, उसको कोई डिक्टेट करे ये भी सही नहीं है। इट हाईलाइट्स द मॉरल टेंशन बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट, फर्स्ट पॉइंट, एंड ग्लोबल फेयर ग्लोबल कॉपरेशन। इसके रिस्पेक्ट में आपके जो अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आंसर नंबर 1 कि रवि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करते हैं और वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बनेगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नेशनल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने की, बहुत सिंपल है। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। इसमें तीसरा पॉइंट आ जाएगा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी क्या करना है, इनको अपहोल्ड करना है। यहां पर देखिए जो एक दूसरा एस्पेक्ट आ सकता है कि भाई अल्टीमेटली ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंश्योर करना, एंश्योरिंग फेयरनेस इन द डील। और एक तरीके से जो लोकल मार्केट है, जिसे आप डोमेस्टिक मार्केट कह सकते हो, उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने वाला एस्पेक्ट आ सकता है। इनफैक्ट डिप्लोमेटिक बैलेंस भी आप लिख सकते हो, मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक बैलेंस भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्टिकुलर रवि देशमुख जी महसूस कर रहे हैं। तो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने लिमिटेड पॉइंट्स आपको यहां पर दिए हैं, आई होप आप और भी पॉइंट्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें आ जाता है ऑप्शंस अवेलेबल, तो मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। भाई फुली कंप्लाई विद द यूएस डिमांड्स, आप फुली यूएस डिमांड्स के साथ कंप्लाई करें। तो इसमें मेरिट्स क्या है भाई? स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, एफडीआई इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इंडिया को फायदा मिलेगा, भाई लोकल प्रोड्यूसर्स आपके जो है वो हार्म हो जाते हैं, इनइक्वालिटी ये राइज कर सकता है, ये आपके डीमेरिट्स हो गए, डन। तो इस तरीके से मेरिट डीमेरिट्स आप शॉर्ट में लिखिए, एग्जाम में नहीं भी पूछे हैं, अगर 2 ही क्वेश्चन है और मैं मान के चल रहा हूं भाई 2 क्वेश्चन है तो 10-10 नंबर का अगर एक एक क्वेश्चन है तो फिर यहां पर आपको लिखना
बनता है। मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, दो दो पॉइंट्स ही सही लिखने चाहिए। रिजेक्ट कर देना चाहिए यूएस डिमांड्स को और रिटेन करना चाहिए टैरिफ। तो अगर आप रिटेन करेंगे टैरिफ तो भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तो आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो ट्रेड रिटेलिएशंस होंगे उसका क्या, या डिप्लोमेटिक गुडविल जो वीक कर जाएगी उसका क्या, राइट, वो डिमेरिट है। या फिर आप नेगोशिएट करिए, बैलेंस डील में आइए। जब नेगोशिएट करेंगे तो डेफिनेटली इसका जस्टिफिकेशन भी यही है, मैंने इसका जस्टिफिकेशन भी यही दे दिया कि सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ये पहला पॉइंट। इंक्लूड करेगा, सेफगार्ड करेगा मीजर्स, दूसरा पॉइंट। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी लेकर के आएगा और ये कहीं ना कहीं अलाइन करता है लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी। जस्टिफिकेशन के और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने आपको ये 4 पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन इसमें भी डीमेरिट है कि भाई रिटेलिएशंस अभी भी हो सकते हैं, आप नेगोशिएशन कर रहे हो पर वो मान नहीं रहे। और दूसरा यूएस, ये वो बात मैंने लिख दी है, यूएस डिप्लोमेट्स में नॉट एग्री टू दिस, बट स्टिल ये जस्टिफिकेशन आपका मैंने मेरिट में लिख दिया है। आप अलग से विच ऑप्शन विल यू चूज, तो आप लिखिए ऑप्शन नंबर 3 एंड देन यू कैन गिव द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के साथ साथ आप इसका फिलोसॉफिकल बेसिस भी लिखिए, जैसे कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल आप लिख सकते हो कि भाई इंडिया मस्ट एक्ट लाइक अ ट्रस्टी फॉर इट्स पीपल। यहां सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की सोच नहीं होनी चाहिए, हमें एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करना है और पुअर लोगों को यहां प्रोटेक्ट करना है। डन। दूसरा, एरिस्टोटल्स डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन, मतलब आप बैलेंस्ड अप्रोच पर आ रहे हो। नेगोशिएशन मतलब क्या है, बैलेंस्ड अप्रोच पर आ रहे हो, और बैलेंस्ड नेगोशिएशंस रिफ्लेक्ट द वर्च्यू थ्रू प्रूडेंस एंड फेयरनेस। अच्छा, प्रूडेंस अपने आप में एक वर्च्यू है जो प्लेटो ने भी दिया था, तो उस रिस्पेक्ट में भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। मतलब गांधी जी का एक और पॉइंट अगर लिखना चाहो, जैसे गांधी जी ने 7 सिंस की बात करी है कि इन 7 सिंस से, 7 सिंस से हमें बचना चाहिए। सो इसमें आपका एक सिन होता है जो गांधी जी ने बताया जिससे हमें बचना है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, आप इसे भी कोट कर सकते हो। डन। ये करने के बाद आपका कंक्लूजन भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कि रवि शुड स्ट्राइव फॉर अ बैलेंस्ड एंड एथिकल ट्रेड एग्रीमेंट दैट अपहोल्ड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट while safeguarding the well-being of its most vulnerable communities। और इसमें कौटिल्य का एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, अगर आप लिख पाए एग्जाम में तो। कौटिल्य कहते हैं कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। यहां किंग का जो रेफरेंस है वो गवर्नमेंट से है, वो अथॉरिटी से है, और जो लोगों की खुशी होती है वही गवर्नमेंट की, अथॉरिटी की भी खुशी होनी चाहिए। सो ट्रू डिप्लोमेसी मस्ट प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट्स अल्टीमेट सर्विस विल बी, शुड बी टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स द पीपल। तो आई होप स्टूडेंट्स ये 2 केस स्टडीज आपको अच्छे से समझ में आए। कोशिश करिए इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज को आप प्रैक्टिस करें। अपने रिस्पेक्ट में भी आपके जो पॉइंट्स हैं जरूर कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे। इनफैक्ट ये केस स्टडीज की सीरीज आपको कैसी लग रही है। कीप राइटिंग, कीप मोटिवेटिंग, आपका टीचर भी मोटिवेट होते हैं जब आप कमेंट्स लिखते हैं और सर पढ़ते हैं सारे कमेंट्स। सो गुड विशेस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड आई विल कम अगेन विद न्यू सेट ऑफ केस स्टडीज।